Hello students. Today we are going to start our new chapter in the standard 9, that is the natural resources. It is your chapter number 14, that is also the environmental studies in the portion of the science. Okay, so there are basically four portions: physics, chemistry, biology and environmental science. So this is your environmental science process parts, natural resources. जनरली इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या होगी, स्टडी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करनी है कि जो हम लोगों को नेचुरल यानी कि कुदरत की ओर से हम लोगों को जो मिलते हैं सारे रिसोर्सेज. सो देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर. जनरली हम लोगों को नेचर में से क्या मिलता है, सो एयर हम लोग जो ब्रीदिंग में लेते हैं वो हम लोगों को नेचर की ओर से मिलती है. सेकेंड हम लोगों को जो मिलता है वो होता है हमारा एयर. उसके बाद हमारा सेकेंड जो होता है वो वाटर. उसके बाद हम लोगों का जो पोर्शन है जो हम लोगों को मिलता है वो हमारी ज़मीन. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को कुदरत की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को मिली हुई है. इसीलिए पानी जो है वो भी हम लोगों को मिला हुआ है. तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. एयर के बारे में स्टडी करेंगे कि एयर जो होते हैं वो जनरली क्या होती है, उसमें कौन कौन से लेयर कंटेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से गैसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी मिक्सचर के कंबाइन के थ्रू हम लोगों को मिलते हैं. बाद में हम लोग स्टडी करेंगे वाटर के बारे में. सो इन द वाटर की भाई वाटर जो होता है तो वो कहाँ पर होता है. उसके बाद उस सारी चीज़ों के पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई एयर जो है तो वो एयर का पॉल्यूशन कैसे होता है, वाटर होते हैं तो वाटर का पॉल्यूशन कैसे होता है. उसके बाद सॉइल जो होता है तो सॉइल का पॉल्यूशन नहीं होता लेकिन सॉइल का इरोजन होता है. यानी कि हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर अगर ज़्यादा बारिश गिर जाए, जो कि अभी के सीज़न के हिसाब से बहुत ही गिर रही है, तो ज़्यादा बारिश गिर जाए तो भी क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. यानी कि उसके ऊपर के अंदर के जो न्यूट्रिशंस है वो भी चले जाते हैं ज़मीन के अंदर से. सो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो सकता है. तो वो भी हमारा एक जो है वो डिसएडवांटेज हो जाता है, तो वो भी स्टडी करेंगे. उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि होगी आपकी बायोलॉजिकल साइकिल्स. यानी कि कुदरत के अंदर जो बायोलॉजिकल सारी चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो दैट इज़ द स्टडी दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर. फॉर दैट वी हैव टू स्टडी द नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल. ओके, तो ये सारी जो है वो बायोलॉजिकल साइकिल्स है जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है. स्टैंडर्ड 8 के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल के बारे में स्टडी किया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में फिर से वो स्टडी करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ के अंदर देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है कि भाई हमारा जो रिसोर्सेज ऑन द अर्थ है, सो देर आर मेनली द फोर स्पीयर दैट कंटेन्स द अर्थ. ओके, सो फर्स्ट है वो है हमारा लिथोस्फीयर. उसके बाद है हमारा हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज द एटमोस्फीयर एंड द फोर्थ इज द बायोस्फीयर. तो ये चार चीज़ों की वजह से हमारा जो है वो अर्थ का लेयर जो है वो बना हुआ है. जिसके अंदर जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या है, तो सबसे पहले जो आउटर क्रस्ट है अर्थ का दैट इज नोन एज द लिथोस्फीयर. वाटर के सराउंडेड में जो हमारे पृथ्वी के ऊपर का लेयर है, यानी कि जहां पर पानी अवेलेबल है, वो पानी जहां पर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर. जो द लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ, यानी कि हमारा जो एयर का लेयर है हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसको हम लोग कहेंगे एटमोस्फियर. और ये सारी चीज़ों को और मिला के और साथ में हम लोगों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिला के जो बनता है उसको हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर. यानी कि लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर और हाइड्रोस्फीयर तीनों को मर्ज करेंगे और तीनों को मर्ज करने के साथ साथ हम लोग उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड करेंगे और उससे जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर. सो देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ layers in the earth. First is the lithosphere, second is the hydrosphere, third is the atmosphere and fourth is the biosphere. So that is your question number 1. Explain the resources on the earth. So you have to explain the resources on the earth that are basically air, water, soil and minerals and living organisms. Okay, air, water, soil, mineral and living organisms. एयर यानी कि हमारी एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी, सॉइल यानी कि हमारी ज़मीन, मिनरल्स यानी कि हम लोगों को ज़मीन के अंदर से मिलने वाली सारी चीज़ें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम और एनिमल्स और बर्ड्स और ये सारी चीज़ें. ओके, उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन करोगे चारों के चारों जो लेयर्स है हम लोगों की अर्थ के ऊपर के, वो चारों के चारों लेयर्स को आपको एक्सप्लेन करना है. फॉर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर यानी कि क्या होता है, उसके बाद आप लिखो द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द लिथोस्फीयर.
सेकेंड पॉइंट लिखो, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, उसके अंदर सब टॉपिक में लिखो कि हाइड्रोस्फीयर किसको गए, द वाटर ऑन द अर्थ is known as the hydrosphere. Then you have to write the third point, that is the atmosphere. For that you have to write the layer of the air around the earth is known as the atmosphere. Fourth point, you can write the biosphere. For that you have to write that in subtopic, that you have to write the living organisms, and atmosphere, hydrosphere and lithosphere interacts is known as the biosphere. Okay? तो जनरली ये जो है वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा. सिंपली आप लिखोगे तो भी आप लोग लिख सकते हो, तो 4 और 4 पॉइंट्स के अंदर एक एक पॉइंट लिखोगे तो वो भी 4 पॉइंट्स, और 4 पॉइंट्स के साथ साथ एक 5वां पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो. उसके बाद एक डायग्राम अच्छा सा ड्रॉ कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आप लोगों को फिगर में दिया गया है, जो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ओके, ये जो है आप लोगों का डायग्राम है वो आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, फॉर द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. ओके भाई, यहाँ पर साइड में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों का आज का होमवर्क का. क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन रिसोर्सेज ऑन अर्थ. ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आ जाएगा सब लोगों को. और ये मुंह जबानी याद रखना है, एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. एक्सप्लेन दी ऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ. तो यू कैन राइट देयर आर 4 लेयर्स, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, एंड एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम. ओके, विथ नीट फिगर. ऐसी फिगर ड्रॉ करोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे. उसके बाद है हमारा फर्स्ट पॉइंट, एयर के बारे में स्टडी करनी है अब हम लोगों को. जनरली एयर जो होती है वो क्या होती है, जो हम लोग ब्रीदिंग के अंदर लेते हैं, यानी कि हमारे आसपास की सराउंडिंग जो एयर है उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्टैंडर्ड 9th के हम लोगों ने मिक्सचर्स वाले टॉपिक में देखा था कि मिक्सचर यानी कि क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं एज अ मिक्सचर. ओके, सो फॉर दैट एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, बट what it contains, so it contains the mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and other gases. Okay, so generally you already know that the 78% of the earth is contained the nitrogen gas. Okay, बाद में हम लोगों को बाकी सारे गैसेस का पता ही है ऑलरेडी. ओके, एक्स्ट्रा जो गैसेस है वो सारे 22% के अंदर आ जाते हैं. तो एयर जो है वो एक तो मिक्सचर है. अब किसका मिक्सचर है, तो गैसेस का मिक्सचर है. कौन से गैसेस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का. अब वाटर वेपर यानी कि हम लोगों को याद है कि जब भी चैप्टर 1 स्टडी कर रहे थे, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द वेपोराइजेशन प्रोसेस. तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता था कि भाई सरफेस के ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वाटर के सरफेस के ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सनलाइट के थ्रू किस में कन्वर्जन हो जाते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अभी आप ही लोग सोचो कि वो वाटर वेपर जो है वो कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी, एयर के साथ साथ ही देखने को मिलेगी, वहां पर ही महसूस होगी, वहां पर ही होगी. इसी वजह से एयर में उसका जो है उस हम लोगों ने ऐड किया है कि भाई वाटर वेपर भी कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है, तो वो भी हम लोगों को देखने को मिलती है एयर के मिक्सचर्स के अंदर. और बाद में एक्स्ट्रा जो गैसेस है उसको भी हम लोगों ने किसके अंदर कंसिडर किया है, क्योंकि गैसेस सारे किसके अंदर कंसिडर होंगे, एयर के अंदर. सो दैट इज व्हाई वी हैव एडेड द वाटर वेपर इनटू द एयर्स कंटेंट. ओके, सेकंड, अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, कैसे काम करता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं. During the respiration, living organisms use oxygen to break down the glucose and get energy for their activities. बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में. तो नाइट्रोजन के बारे में हम लोगों को पता है कि ऑलरेडी ज़मीन के अंदर के जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो सबसे बढ़िया काम करता है. इसी वजह से फर्टिलाइजर में हम लोग NPK फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ताकि ज़मीन के अंदर के न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ सके. दूसरी बात आई ऑक्सीजन के बारे में. सो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन करने की और उसके ब्रेक डाउन करने के बाद उसको एनर्जी में यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के थ्रू होती है.
इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अगर ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोगों को क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो पूरी प्रोसेस कर नहीं पाएगी, हमारे शरीर के अंदर फूड जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से जो है वो हमारा शरीर जो है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस वजह से फिर हम लोग मर सकते हैं। सो अगर ऑक्सीजन किसी को प्रॉपरली नहीं मिलता तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते इसी वजह से डॉक्टर, ताकि ऑक्सीजन हम लोग आर्टिफिशियली उसके शरीर के अंदर ऐड कर सके, ताकि उसकी जो एनर्जी की जो प्रोसेस हो रही है वो कम से कम बढ़िया से हो पाए इसी वजह से। Okay, so during the respiration, living organisms use oxygen to break down glucose and get energy from their activity. This results in the release of the carbon dioxide. So that is the main reason कि हम लोग एनर्जी के अंदर यूटिलाइज कर देते हैं ऑक्सीजन का। उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्शन होता है शरीर के अंदर, वो जो गैस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी रिलीज्ड इन दी एटमोस्फियर। ओके, वो गैस को हम किसके अंदर रिलीज कर देते हैं, एटमोस्फियर के अंदर रिलीज कर देते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आल्सो यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। किसी फ्यूल को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो उसके लिए भी हम लोगों को ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोगों को याद हो तो स्टैंडर्ड 8 के अंदर हम लोगों ने कंबशन एंड फ्यूल का चैप्टर जो है वो स्टडी किया था। तो कंबशन और फ्यूल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चीज़ का कंबशन होने के लिए वी नीड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इज द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो कंबशन नहीं हो सकता। इसी वजह से बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आल्सो यूज द ऑक्सीजन एंड इट आल्सो रिलीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली रिलीज नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। कहाँ पर रिलीज होता है, तो जनरली अभी जब भी हम लोग बर्न करते हैं अपने व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल को, तो पेट्रोल जो है वो सारा का सारा कंबस्ट होकर इंजन को चला के फिर बाद में आप लोगों को पता होगा तो साइलेंसर के पीछे से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन होगा। इसी वजह से आप लोगों को पता हो तो कार्बन के बारे में बात की थी, तो जो कार्बन होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसी वजह से कई बार जो है अगर उसका प्रॉपरली कंबशन नहीं होता तो जो धुआं निकलता है वो ब्लैक कलर का निकलता है, जो क्या होता है, कार्बन का होता है। इसी वजह से जब भी वो अभी हम लोग ब्रीदिंग में लेते हैं तो भी वो प्रॉब्लम कर देता है। ओके, during the photosynthesis green plants convert carbon dioxide into the glucose in the presence of the sunlight. Okay, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है देन यू कैन वॉच द स्टैंडर्ड 10th वीडियो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। ओके, स्टैंडर्ड 10th का जो लाइव प्रोसेस इसका फर्स्ट या सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है आप लोग भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड 10th का वीडियो आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को भी सारी चीज़ें पता चलेगी। तो उसके अंदर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में मैंने बात की है, जहाँ पर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। तो वो प्रोसेस के अंदर जनरली क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ग्लूकोज को कन्वर्जन करने के लिए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, उसके साथ साथ सनलाइट भी चाहिए, उसके साथ साथ उसको वाटर भी चाहिए। इसी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं और साथ में तीन चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट करते हैं। जनरली जो तीन चीज़ें प्रोडक्ट करते हैं उसमें होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, सेकेंड होते हैं ग्लूकोज और थर्ड होता है उसका ऑक्सीजन। तो वो वहाँ से ऑक्सीजन निकालेगा जो एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा, वो एटमॉस्फेयर के अंदर से हम ऑक्सीजन को लेंगे, हम लोग प्रोसेस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्ट करेंगे और उसको एटमॉस्फेयर के अंदर डालेंगे, वो फिर से वो प्लांट्स ले लेगा। ओके, तो जनरली दिस प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बैलेंसिंग ऑफ द नेचर। ओके, तो ये प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि भाई बैलेंस होता है हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग नीड्स अ oxygen for the breathing process and all plants needs a carbon dioxide for their production of the food. So this is basically the atmosphere's layer, और atmosphere के अंदर हम लोगों ने air के बारे में बात की। So this is your second question, you have to explain the atmosphere. और air.
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। एयर जो है वो एक मिक्सचर है किसका, गैसेस का। गैस किसके अंदर कौन कौन से है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस आप जो है वो लिख सकते हो। बाद में लिख सकते हो कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो हम लोगों के फूड को ब्रेक डाउन करने और एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए चाहिए। ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल के लिए भी हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। बाद में हम लोग क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट करके निकालते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। वो कौन लेता है, वो प्लांट लेते हैं। जो प्लांट लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहेंगे। और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन में वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन निकालेगा और फिर से ये हमारा जो है वो बैलेंसिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ओके, द रोल ऑफ एटमोसफियर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। अब हमारे एटमोसफियर का रोल क्या है क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर। क्लाइमेट यानी किसी चीज़ का कंट्रोलिंग, यानी कि अगर हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, तो मान लो कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो वो क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। यहाँ पर बारिश भी मीडियम होती है, यहाँ पर ठंडी भी मीडियम होती है और यहाँ पर गर्मी भी मीडियम होती है। तो ये हमारा क्लाइमेट है। तो एटमॉस्फेरिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वहाँ पर अदा करता है। कहाँ पर, क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर। तो जहाँ पर कूल एयर ज़्यादा आएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ही ठंडा हो जाएगा। इसी वजह से ग्लेशियर प्लेसेस जो होते हैं हिमालय, और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बर्फ़ और ऐसी सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हम लोग रह नहीं सकते, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ठंडा है इस वजह से। तो वो रीजन क्या हुआ, उसका एटमॉस्फेयर ही रीजन हुआ, एयर का ही रीजन हुआ मेनली। द एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, क्योंकि उसने ब्लैंकेट की तरह अर्थ को चारों ओर से सराउंडेड किया हुआ है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ अ हीट। एयर जो है वो कंडक्टर का बैड, सॉरी, हीट का बैड कंडक्टर है। यानी कि उसके थ्रू जो है वो हीट एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकती। ओके, it prevents a sudden increase in the temperature during the day and also slow down the escape of heat during the night। तो ये क्या करता है कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और या तो फिर नाइट नाइट के टाइम में सडनली चेंज कर देता है, हीट को अपने कूल डाउन कर देता है। ओके, इसी वजह से हम लोगों को नाइट के अंदर ज़्यादा ठंडी का एहसास होता है, डेज के अंदर सनलाइट की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा कम ठंडी का एहसास होता है। So the atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and throughout the year। इसी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, स्टेडी रहता है डे के दौरान, और फिर क्या होता है नाइट में कूल डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट इज नॉट कमिंग ऑन द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ। सो इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल होता है वो बहुत ही हम लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं हम लोग आज के लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखने के लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है, सो आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay, we will meet in the next lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. Till then, bye bye everyone.